नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्लास चल रही थी हमारी कंटिन्यू, उसी में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने 91 क्वेश्चन तक यहाँ पर पढ़ चुके थे। ये हमारी तीसरी क्लास है। अब हम इसमें देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर इसी क्वेश्चन पे लास्ट पर मैंने यहाँ पर छोड़ा था, उसने बताया था कि ये क्वेश्चन भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ अगर वो पूछ लेता संरचनात्मक तत्व पूछ लेता तो हमारा आंसर हो जाता CHO। क्या हो जाता? CHO। लेकिन उसने गौण संरचनात्मक तत्व यानी एस्टरी करके पूछा, तो यहाँ पर एनपीके भी जो होते हैं इसके सहायक में होते हैं, कुछ मात्रा में यहाँ इनके सहायक में होते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ घुमाकर पूछा गया। बस आपको ध्यान ये रखना था कि यहाँ N नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर तीन चीज दे रखी थी। अब देखो, मैं अगर आपको बात करूं तो CHA संरचनात्मक तत्व हो जाएंगे। अगर हम बात करें NPK की तो ये मुख्य तत्व हो जाएंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तो यहाँ से NP और जो S होते हैं ये कितने रेशो बिठाया है, जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये खुद माइनर तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर क्लासिफिकेशन आप पढ़ने जाओगे इनके तो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए और ये क्लासिफिकेशन में दे भी रखा है, लेकिन इन क्लासिफिकेशनों को हम पढ़ते नहीं है। ये क्लासिफिकेशन हमको कॉलेज की जो बुकें होती है उनके अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो क्लासिफिकेशन होते हैं उनके अंदर ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मुख्य तत्व, सहायक तत्व, तो यहाँ से ये तत्व इसने ले लिए और यहाँ पर हमें सीधा बता दिया कि भाई इन तत्वों के माध्यम में इसमें सल्फर का अमीनो अम्ल का रोल होता है, इसलिए यह सही हो गया। लेकिन कब हुआ? जब इसको माइनर रूप से माना गया तो यह संरचनात्मक तत्व की श्रेणी में आया, इसलिए हमारा उत्तर ये सही हो गया। अब इसके बाद अगर बात करूं सूक्ष्म तत्व की बात करूं तो मैंने जैसे ट्रिक बताया था, फेकू, ममो, जब, कलनी, यह सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में आते हैं जो आवश्यक होते हैं। ये सारे तत्व आवश्यक हैं। और इसके अलावा अनावश्यक तत्व की बात करूं तो ना सरको भी, ना सरको वी अलसी, ना सरको भी अलसी, इस तरह से अगर मैं बात करूंगा तो ये जितने भी तत्व है ये हमने ट्रिक से बताए थे आवश्यक तत्व है। ये कितने तत्व हैं? आवश्यक तत्व है। और ये किसे तत्व है? अनावश्यक तत्व है। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन हुआ है। उसने घुमाकर इसलिए बताया था कि क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को छाट सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर कर सके, इसलिए वो इस टाइप के क्वेश्चन देता है। वहां केवल सोचने का काम था थोड़ा सा। अब देखिए प्लास्टोसाइनिन में मौजूद होता है कृषि ब्रह्मास्त्र 126 में मैंने इसको पढ़ाया है। और मैंने यहाँ पे बताया था कि प्लास्टोसाइनिन जो है पीसी है, इस पीसी के अंदर जो तत्व पाया जाता है वह कॉपर होता है। वहां मैंने बताया था फेराडाक्सिन बताया था, उसमें फेरिक तत्व पाया जाता है। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? प्लांट फिजियोलॉजी से यह क्वेश्चन उठाया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से उठाए। वहां मैंने जब क्लासिफिकेशन इनके पढ़ाए थे तब मैंने उसको बताया था कि यहाँ पर पीएच फर्स्ट से जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर आगे चलता है तो प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसाइनिन सबके अंदर मैंने बताया था। तो प्लास्टोसाइनिन में यहाँ मौजूद तत्व जो होता है ये कॉपर होता है और ये उत्तेजक का कार्य करता है। लेकिन जब फेराडाक्सिन की अगर मैं बात करूं तो इसमें Fe तत्व आता है। क्या आता है? Fe तत्व आता है। कृषि ब्रह्मास्त्र की बुक नंबर 100, बुक के पेज नंबर 126 पर दिया हुआ है। अब हम बात करें मिट्टी की लवणता द्वारा मापी जाती है। अगर मिट्टी की मैं बात करूं, क्या सैलिनिटी की मैं बात करूं, तो हमें यहाँ पता है ये तो ऑप्शन कट गया, पीएच है। यहाँ तो पीएच जो है सोरेनसन ने दिया उसकी बात की रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ ये ऑप्शन हट गया था। लाइसीमीटर भी इसके लिए नहीं है, फ्लेम फोटोमीटर भी इसके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पोटास के लिए आता ना। अब यहाँ पर देखो तत्व क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसको हम यहाँ पर ईसी के नाम से जानते हैं। अब ईसी यानी कि विद्युत चालकता मीटर जो होता है उससे सैलिनिटी ज्ञात की जाती है। और हमने ये भी लिखा था कि किसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी वो कम है, ज्यादा है, ये भी हमने चार्ट में और क्लास में इसकी चर्चा की थी। लेकिन क्लास में केवल क्या बोला गया था? मौखिक बोला गया था, मौखिक रूप से, कि
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो मृदा की, अम्लीय मृदा की अलग होती है, क्षारीय मृदा की अलग होती है। तो यहाँ पर सैलिनिटी जो होती है उसकी चालकता को ज्ञात करने के लिए चालकता मीटर जो है उसकी लवणता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण वर्णक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट ऑक्यूर इन, कहाँ पाया जाता है? अब देखो हमने बुक जो अपने बुक है उस बुक के अंदर ये लिखा है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह बुक के प्लांट फिजियोलॉजी में लिखा गया है कि यहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है थाइलेकोइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? थाइलेकोइड में। थाइलेकोइड के अंदर, थाइलेकोइड के बाहर, जो क्रेना के अंदर थाइलेकोइड उसके अंदर पाया जाता है। अब उसमें प्रकाश संश्लेषण में पाया जाता है पिगमेंट ऑक्यूल, तो कहाँ पाया जाता है इसकी बात करिए तो थाइलेकाइड की झिल्ली में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कहां से? प्लांट फिजियोलॉजी से आ गया है। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एकमार्क ग्रेड देता है? अब आप जानते हो एकमार्क ग्रेड जो देता है, जिसपे मोनो लगता है, एक मार्क लगता है, वो कहाँ लगता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयशा, मतलब ये तो देता नहीं है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी ये काम नहीं है, कृषि मंत्रालय का भी कार्य नहीं है। भाई अगर एक मार्क देंगे तो एक मार्क का मतलब किससे होता है? विपणन से होता है, मार्केटिंग से होता है कि मार्केटिंग में एक मार्क दिया जाता है। तो ये यहाँ पर जो था विपणन और निरीक्षण निर्देशालय, इसका सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे उसने पूछा था। अब देखें यहाँ पर है भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान, ये पूछ ही देता है इस क्वेश्चन, पता नहीं क्या इसका फेवरेट क्वेश्चन है। क्वालिटी कंट्रोल और एससी एग्जाम में भी इसको कई बार रिपीट किया गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो यहाँ पर है, ये इसको 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहले भी पूछ चुका है, पहले भी 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि आप टेस्ट सीरीज लगा देते, क्या लगा देते? टेस्ट सीरीज भी लगा देते, तो वहां से सीधा सा टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन उठ के आ गए हैं। तो ये ओल्ड एग्जाम पे के पेपर से भी क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन दिया गया था, वहीं से उठकर ये क्वेश्चन आ गया। वहां 18 से 20 दिया था, यहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ 18 से 20 किसी में भी मैच नहीं खा रहा है, एक ही में आ रहा है। अंगूर की किस्म अर्का तृष्णा का क्रॉस है, तो यहाँ इसका क्रॉस दे रखा है। हमने सिंपल वैरायटी पढ़ी, लेकिन उसने और डीप में पूछ लिया, तो ये कंपटीशन को टफ करने के लिए, क्योंकि एमपीटीईटी जो पेपर होता है एमपीटीईटी, तो थोड़ा सा एक लेवल वाला पेपर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी बनता है, जो भी वर्ग एक अधिकारी बनता है, वो 10 साल में जाके प्रिंसिपल बन जाता है। या कई तो ऐसे स्कूल है कि वो जाते ही वहां पर प्रिंसिपल का उनको प्रभार दे दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लेवल तो उसका रखेगा, वो लेवल तो पढ़ना पड़ेगा। अगर हम हल्के लेवल से पढ़ेंगे तो हल्के लेवल से हम केवल 50 क्वेश्चन ही उठा सकते हैं, लेकिन अगर बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन वो टॉप लेवल के लेके आता है। तो इसका जो है अगर ऑप्शन देखें तो बेंगलोर ब्लू और लार्ज ब्लैक, कॉन्वेंट लार्ज ब्लैक इसका ऑप्शन है। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं भी बने ना एक आधी क्वेश्चन तो चल जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनना था वो क्वेश्चन तो हमसे अगर गलती हो जाती तो ये समझ लो बहुत बड़ा नुकसान है। और जो इस बार गलती की अब मत करना, पहले ही प्रिपरेशन कंप्लीट रखना, क्योंकि एंड टाइम पे जब प्रिपरेशन की जाती है तो माइंड में कंफ्यूजन बड़े होते हैं, और कंफ्यूजन में जब हम गलत कर देते हैं, कंपटीशन में जब एक नंबर भी पीछे आते हैं ना तो बहुत अखरता है, क्योंकि हम किसी जॉब के करीब से होके गुजर के आते हैं। इसलिए व्हाट्सएप, फेसबुक, जितनी भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सबको भाड़ में जाने दो, और केवल ये जो 23 जो हमारा साल है इसमें केवल पढ़ाई में लग जाओ। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अच्छी खासी जॉब हाथ से चली जाएगी। वीवी पेरी क्या है, कई बार क्लास में बताया मैंने। वीवी पेरी जब मूंग की फसल पढ़ा रहा था, जब मैंने बताया था तो क्लास में मैंने चर्चा की थी कि यदि कोई प्लांट है और उस प्लांट के अंदर यदि सीड आ गया है, उस प्लांट के अंदर क्या आ गया है, अगर सीड आ गया है और सीड अगर वो वही जर्मिनेट हो जाता है तो वो वीवी पेरी कहलाता है। और यहाँ पहले क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, हॉर्टिकल्चर में, कटहल जो होता है पौधा, कटहल के पौधे में विविपेरस प्रोसेस पाई जाती है। हॉर्टिकल्चर में पूछा गया था कटहल के पौधे में जो बीज मतलब फल के अंदर बीज आते हैं वो वहीं पे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो विविपेरस प्रोसेस क्या है, पौधों से जुड़े रहने पर फल के अंदर बीज का अंकुरण होना, यही इसका ऑप्शन है, बाकी के इसके ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर ऐसा पौधा कौन है अगर पूछ ले तो दो याद रखना, एक तो मूंग याद रखना और दूसरा याद रखना कटहल। कटहल क्या है, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस,
कटहल का जो पौधा है उसमें ये प्रोसेस पाई जाती है। और पिछली बार इसको विविपेरस का उदाहरण पूछा गया था, ये ध्यान रखना। देखिए आगे, दुग्ध पाश्चुरीकरण की क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दुग्ध पाश्चुरीकरण की जो क्षमता होती है वो फास्फोरस परीक्षण के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? फास्फोरस परीक्षण के द्वारा। प्रोटीन सामग्री परीक्षण रेजालुजिजिन करके इसका भी नहीं आएगा, माइक्रोबायल्स का भी नहीं आएगा, क्योंकि माइक्रोबायल्स परीक्षण थोड़ी करते हैं। माइक्रोबायल्स परीक्षण तो हम उसमें मेंटेन करते हैं कम ज्यादा, लेकिन यहाँ पे फास्फेट परीक्षण के द्वारा मतलब ये क्वेश्चन जो है पशुपालन से उठा के ले आए। देखिए अब अगर बात करूं फसल मिलेट नहीं है, अब इन्होंने बोला कि मिलेट नहीं है, तो देखो चार ऑप्शन कितने अच्छे दे रखे। ज्वार, हमको पता है ज्वार तो मिलेट है, रागी मिलेट है, इसके बाद में बाजरा मिलेट है। अब एक ही बचा कि जो मिलेट नहीं है, तो यहाँ हम अगर बात करें मिलेट नहीं है तो ये तीन तो क्या आ गए, ये तीन तो मिलेट है, तो एक ऑप्शन है जो मिलेट नहीं है। एक ऑप्शन क्या है? मिलेट नहीं है, तो वो मक्का मिलेट है। मक्का मतलब क्या है? मिलेट की श्रेणी में काउंट नहीं होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मक्का सिंपल सा सभी से बन गया था। फिर है मैग्लोबिनीमिया। अब ये है क्या? ये जो रक्त होता है, रक्त में जब नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने पढ़ाया था बेबी सिंड्रोम रोग पढ़ाया था। बेबी सिंड्रोम रोग मैंने कहा पंजाब पे रिलेटेड बात की थी क्लास में, कि जब पंजाब मतलब वहां के पानी में नाइट्रोजन सप्लाई ज्यादा किया और भी पोषक तत्व उसके अंदर ज्यादा मात्रा में कंटेंट इकट्ठा हो गया, तो वहां के बच्चों को बेबी सिंड्रोम रोग हो गया, क्योंकि हरित क्रांति आई थी उसके द्वारा वहां ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर डाला गया। अब यहाँ क्या पूछ लिया कि जो है मेथेनोग्लोबिनीमिया की विषाक्तता का कारण क्या है? फास्फोरस है? नहीं, फास्फोरस तो स्थायीकरण में चला जाता है। नाइट्रेट है? बिल्कुल नाइट्रेट है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का एक रूप है। सल्फर है? नहीं, सल्फर नहीं है। फिर इसके बाद हेवी मेटल है, भारी धातु बोले नहीं है, भारी धातु नहीं है, बोले नाइट्रेट ही इसका रीजन है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ पूछ लिया हमने। आउट ऑफ इसलिए पूछ लिया क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम बन रहा है आजकल किसमें, हमारे अंदर, क्योंकि हम जो अनाज खा रहे हैं, आप हम सबको पता है कि एक जो जवान व्यक्ति होता है वह एक दिन में 30 ग्राम यूरिया का विसर्जन करता है। कितने का? 30 ग्राम यूरिया का विसर्जन करता है। तो हमारे भोजन में जब नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो हमारे पास जो रक्त होता है उसमें इस तरह की विषाक्तता आती है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है लेकिन चावल के लिए उपयोगी है? मैं राइस क्रॉप में इसको बता चुका हूँ। राइस क्रॉप के बाद में जब सोइल साइंस मैंने पढ़ाया था, तो सोइल साइंस में मैंने सिलिकॉन पढ़ाया था, वहां भी आपको बताया था। तो ये कृषि ब्रह्मांड बुक KB2 जो बुक है, इस बुक के पेज नंबर 22 पे, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं राइस क्रॉप की बात कर रहे हैं, उसमें भी मैंने इसको बताया था। और यहाँ 97 पे मैं बात कर रहा हूँ सोइल की, यहाँ भी इसको बताया था, 2 बार इसको बताया था और ये क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो होता है इसे अर्ध आवश्यक तत्व बोला गया है। क्या बोला गया है? अर्ध आवश्यक तत्व बोला गया था। आपको याद हो तो मैंने बोला था कि भैया CHO होता है संरचनात्मक तत्व, NPK होता है मुख्य तत्व, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है सहायक तत्व। इसके बाद मैंने बोला था फेकू ममो जब कल नी, मैंने यहां तक बोला था तो 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आवश्यक तत्व है। और मैंने आपको क्लास में बोला था 17.5 का मतलब यही बोला था कि ये 0.5 जो मैं लिख रहा हूँ, ये 0.5 को आपको क्या मानना है? सिलिकॉन मानना है। ये सिलिकॉन तत्व है, ये सिलिकॉन अर्ध आवश्यक तत्व है। क्या है? अर्ध आवश्यक तत्व की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको यहाँ पूछ लिया। और सिलिकॉन के अंदर मैंने बताया था कि सिलिकॉन में अंदर अगर उसके बात करूं, सिलिका की मात्रा अगर बात करूं कंटेंट की, किसके? राइस का जो छिलका आता है इसमें सिलिकॉन की मात्रा होती है कितनी? 18% होती है, जो रेसिस्टेंट पावर डेवलपमेंट करती है, उसे रोग से बचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलिकॉन आएगा और कृषि ब्रह्मांड बुक में आपको मिल जाएगा। अब ग्रे क्रांति, अब ये ग्रे क्रांति तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं और जनरल एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा भी है, क्लास में हमने इसको सामान्य चर्चा भी हो चुकी थी इनके बारे में। अब देखिए
भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए रूफटॉप वर्षा जल संचय संरचना निर्माण की? यानी क्या क्या किया उसने? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया। मतलब क्या है, वहाँ कौन सा राज्य है? तो केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया है, अपने घर के ऊपर, क्योंकि तमिलनाडु और अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत पानी से जूझ रहा है, मैंने बोला था एकदम चेन्नई, और ये विभाग जो हमारा कृषि विभाग है उसमें जो मौसम विभाग है उसने बड़ी चिंता जताई है कि आने वाले भविष्य में पीने के लिए पानी नहीं बचेगा, तो हम खेती कब करेंगे? उस कंडीशन में आज मैं अगर बात करूं तो इन लोगों ने ये बताया कि एक और तरीका हमारे पास है कि यदि हम कोई छत है, क्या बोल रहा है, यदि कोई छत है, इस छत पर हम पानी जो गिर रहा है इस पानी को यदि हम क्या कर लें, एकत्रित कर लें, और इस एकत्रित करने वाले पानी को एक पाइप के माध्यम से हम ऐसे ले जाएं तो इस तरह से एक गड्ढे के अंदर उसको कर दें, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे पानी स्टोर होगा, मतलब जमीन में पानी स्टोर होगा, यानी वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत इसको लिया गया। तो तमिलनाडु में क्या है, कहने का मतलब उस राज्य ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी इस तरह की योजना चलाना चाहिए, क्योंकि जो रन आउट होता है ना वाटर का, पानी का, तो वहाँ पानी का जो रन आउट होता है वो बचाकर हम क्या करें, उसको जमीन के अंदर अगर पहुंचाएंगे तो वो कुएं तक, वेल तक जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोरेज होगा। बेस्ट लगा, सैल्यूट करता हूँ तमिलनाडु सरकार को कि जो कम से कम इस तरह की चीजें कृषि में करी, जिससे उससे क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नया क्वेश्चन था, ये मान लो आप, जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा वहां किया गया। इस पुल को ट्रांसफार डेजी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, ये क्वेश्चन हार्टिकल्चर, कहां से, हार्टिकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया कि इस पुल को ट्रांसफार डेजी यानी जरबेरा को यहाँ पे बोला जाता है, किसको, जरबेरा को बोला जाता है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन था जो कहां से, हार्टिकल्चर से पूछा गया है। अब देखेंगे नाशपाती की फायर ब्लाइट किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये क्वेश्चन तो पैथोलॉजी में मैंने बताया था। कहां बताया था, पैथोलॉजी में बताया था, कृषि ब्रह्मास्त्र केवी बुक के पेज 170 पे आपको मिलेगा। आप भाई अभी देखिए पेज नंबर 170 पर आपको दिखेगा। 170 पर यहाँ पर क्या बोला गया है, उसने बोला था नाशपाती की फायर ब्लाइट, इसकी खोज किसने की थी, तो हमने वहां पर देखा था इसकी खोज किसने की थी, हमने ट्रिक से भी देखा था, बुरिल ने की थी। किसने, बुरिल नामक वैज्ञानिक थे यूएसए के, उसने पहली बार इसको फायर ब्लाइट ऑफ बैक्टीरिया को देखा था, जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा था। अब देखो यहाँ पे, यहाँ इसका आएगा इर्विनिया अमाइलोबोरा, क्या आएगा इसका, इर्विनिया अमाइलोबोरा इसका फैक्टर था, जो मैंने इसी के साथ वहां पर बताया था। और सीधा सा लेक्चर से और कृषि ब्रह्मास्त्र बुक 100 पेज नंबर 170 से ये क्वेश्चन उठकर आ गया है, यानी कि हमारा एक क्वेश्चन प्लांट पैथोलॉजी से भी आया है। अब देखेंगे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से के कारण होता है। अगर लेटेराइट की बात करूं मैं, तो बुक में मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा है, मैंने जो लेटेराइट मिट्टी लिखी है अपनी बुक में, वहां पर मैंने एक बात बताई थी कि जो पानी बहकर जाता है, उस बहकर जाने में ये अपने साथ पोषक तत्व ले जाता है। और यहाँ उसी चीज को उसने क्या पूछ लिया कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से के कारण होता है, इसके साथ में जो पोषक तत्व होते हैं, जो मिनरल होते हैं, वो बह जाते हैं, और बहने के बाद वो कहीं कहीं पर तो क्या, लीचिंग, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या दे दिया, लीचिंग के द्वारा, किसके द्वारा, लीचिंग के द्वारा वो अंदर चले जाते हैं, जिससे ऊपरी मध्य पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, और वहां पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। डिपोजिशन जो आएगा नहीं, नीचे पर जिसको बोलते हैं कटाव आएगा नहीं, कटाव में तो बाहर ही चला जाएगा, अपक्षय भी नहीं आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन है। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली किससे संबंधित है, कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 236 पर इसको लिखा मैंने, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। हमको केवल इतना समझना था कि विलेज लेवल वर्कर रखे गए थे, क्या रखे गए थे, विलेज लेवल के वर्कर रखे गए थे, VLW, यानी कि विलेज लेवल वर्कर जब रखे गए थे, तो ये इनका जो काम था ना, ट्रेनिंग और विजिट का जो काम था ना, इनको ट्रेनिंग और विजिट देना था किसानों को नई नई तकनीकें सिखाना था, और सिंचाई से संबंधित था। विश्व लेवल पर डेनियल बेरोड ने इसको चालू किया था, और विश्व लेवल पर
जब ये आया था तो मध्य प्रदेश में भी ये चालू किया गया। राजस्थान मध्य प्रदेश से, राजस्थान से वैसे स्टार्ट हुआ, चंबल वाले क्षेत्र जो अपनी चंबल नदी है, सिंचाई से भी था। लेकिन सिंचाई की टेक्निक सिखाने के साथ साथ नई तकनीकें देना, लेकिन था किसके लिए? मेन इसका जो उद्देश्य जो था ना, वहां देखो क्या था, यहाँ पे पशुपालन कार्यक्रम करना, डेयरी विकास कार्यक्रम करना, फसल उत्पादन कार्यक्रम करना, और यहाँ पे रूरल ग्रामीण विकास के लिए टोटल काम जो था उसका कहाँ पे था? उसका टोटल काम ग्रामीण विकास के लिए इसका टोटल काम किया गया था। अब देखिए आगे, ठीक है ना, हाँ, ग्रामीण विकास ही इसका, मतलब रूरल यानी कि विलेज लेवल वर्कर रखे गए थे। तो यहाँ पर विलेज लेवल वर्कर में इसने ऑप्शन इसको बना लिया। अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं आता और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे तो फसल उत्पादन में अगर ये सिंचाई की बात कर देता, किसकी बात कर देता? सिंचाई की बात कर देता, और ये ऑप्शन नहीं होता। तो अब अगर हम सिंचाई करेंगे, फसल उत्पादन, तो क्या होगा? तो ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत इसे लिया गया था। अब देखें विस्तार शिक्षा प्रणाली में कितने चरण होते हैं। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, लेकिन मैं 100% नहीं बोल सकता, क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग मुझे यहाँ उसने बताया, अपने को बताया भी नहीं किस राइटर ने। तो यहाँ वो बता रहे हैं 5, लेकिन मुझे इसका डाउट है 6 का। क्या है? यहाँ ये 6 होना चाहिए, लेकिन वो बता कितने रहे हैं? यहाँ पर 5 बता रहे। तो इसमें थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है कि राइटर ने किस राइटर से उठाया है। लिंगस ने इसको दिया है कि और किसी ने दिया है? अगर नॉर्मली बात करेगा लिंगस से लिया होगा तो लिंगस का अगर वो लिख के दे देते तो हम उसको 6 लगा ही देते। एड कास्ट जो मैंने बताया था वो ट्रिक, एड कास्ट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एजुकेशन यानी क्या है? ये यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, इसको टीचिंग स्टेप ही बोला जाता है, और इसके प्रकार में 6 आना था, लेकिन उन्होंने किस हिसाब से उसको 5 लिया, ये मेरे लिए जैसे मैंने जब बहुत सारे उसमें इकोनॉमिक की बुक में देखा तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग स्टेप दे रखे, इसलिए थोड़ा असमंजस बना हुआ है। लेकिन अब उसने 5 माना, क्या करें? ठीक है, जमीन की जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट जो एक कॉमन पॉइंट से ड्रेन होती है, क्या प्रश्न? ड्रेन होती है। अब ड्रेन होने का मतलब क्या कि सब दूर जियोलॉजिकल रूप से मतलब पानी गिर रहा है, पानी गिरकर जब आ रहा है और वह एक जगह से होकर कहीं जा रहा है, तो उसे यहाँ पर क्या कहते हैं? जल निकास कहते हैं, रेनसेट कहते हैं, वाटर सेट कहते हैं, जल संचयन कहते हैं, तो उसे वाटर सेट कहते हैं। और मैंने यहाँ बुक में लिखा है, आपको बुक में एक यूनिट जो है वह यूनिट है वाटर सेट। क्या है उस यूनिट का नाम? वाटर सेट। और मेट्रोलॉजी आपको कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में मिल जाएगा, मैंने उसे लिखा है और लगातार उस पे कार्य और जारी है। तो यहाँ इसका क्वेश्चन वाटर सेट में है, जो पेज नंबर आपको 112 पर मिल जाएगा। बाकी किसी भी बुक में वाटर सेट के बारे में ज्यादा दे नहीं रखा है। अब देखो हरित क्रांति शब्द, ये मैं अपनी क्लास में बता चुका हूँ और आपको टेस्ट पेपर में भी पूछ चुका हूं। हरित क्रांति शब्द जो है, टर्म जो है, वो किसने दी? यहाँ पर तो विलियम गार्ड के द्वारा दी गई। विश्व में हरित क्रांति एमएस मतलब एनी बोल्ला के द्वारा दी गई। भारत में जो दी गई वो किसके द्वारा दी गई? स्वामीनाथन के द्वारा दी गई। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि विलियम गार्ड ने हरित क्रांति क्या दिया? शब्द दिया। क्या शब्द इनके द्वारा दी गई, या वो यहाँ पर लिख देता है टर्म इसके द्वारा दी गई। तो टेस्ट पेपर से भी क्वेश्चन उठकर आ गए। भारत में पहला केवीके किस वर्ष स्थापित किया गया? ये तो हम पीएटी से पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पीएटी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप में से किसी ने इसको फिलअप नहीं किया था। और कृषि ब्रह्मास्त्र के 236 पेज पर भी ये लिखा था, 74 इसका ऑप्शन था, जो सबसे पहले पांडिचेरी में खोला गया था और मध्य प्रदेश में पहला छिंदवाड़ा। अब देखो द्वार कोशिका, गार्ड सेल में रंध्र खुलते हैं जब होता है, क्या होता है? ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया? यह क्वेश्चन पूछ लिया प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी में अगर पीएटी की बात करें तो पीएटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया? कम पानी, कम एब्सिसिक एसिड, मोर के यानी कि पोटेशियम की मात्रा, के की मात्रा अधिक। के क्या है? अधिक है। के क्या है? यहाँ पर अधिक है। और यहाँ पे के क्या है? के प्लस यहाँ पे क्या है? कम है।
तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है K प्लस थ्योरी दी है जो पानी को लेकर वहां अपर चढ़ता है। तो K प्लस ये प्लांट फिजियोलॉजी से दे रखा, जो सिंपल क्वेश्चन था, तो मैक्सिमम लोगों ने इसे सही किया है। अब देखिए शिक्षण में सीखने की अवस्था इस प्रकार है। ये क्वेश्चन क्या है कि मिलते नहीं है, आप कहीं भी उठाएंगे ना तो ये क्वेश्चन कहीं भी मिलेंगे नहीं, कहीं भी आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन सीधे सीधे से क्वेश्चन बुक में मैंने लिख रखे थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे। जब बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, मैंने उसको वन लाइन फैक्ट में जब बुक में लिखा, तो बुक के पेज नंबर 227 पर आपको कृषि ब्रह्मास्त्र के KB2 बुक के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वहां पर लिखा है एस कर्व, शिक्षण में सीखने की अवस्था के लिए एस कर्व, और वहां से दो क्वेश्चन, मतलब एक लाइन और के नीचे दूसरी लाइन, मतलब बुक के अंदर से वही उसी पेज से दो क्वेश्चन उठकर वहां पे आ गए। एक पूछ लिया था प्रसाद, इसके केएन सिंह को पूछ लिया था, प्रसाद शिक्षा के जनक जो है उनको पूछ लिया, और यहाँ पर सीधा सा इन्हें पूछ लिया कि शिक्षण में सीखने की अवस्था का कर्व कैसा होता है, एस आकार का, जो केवल और केवल कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के अंदर मैंने लिखा था। अगर कोई उसको रीड भी कर लेता तो एक क्वेश्चन उसका इंक्रीज हो जाता, और सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। और हर कभी मतलब जो एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं, और उनको कर्व से कोई मतलब नहीं, कर्व आप समझो या ना समझो, लेकिन वन लाइन फैक्ट भी पढ़ते तो हमारा एक क्वेश्चन सही होगा। और जो मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने मतलब अच्छा खासा मतलब 111 नंबर लेके आए, हाईएस्ट जो अपने एमपीडीटी है उसमें 111 नंबर हाईएस्ट उन्होंने लगाए हैं। अब देखें यहाँ पर ये क्या दे रखा है, MDI मान किस जलवायु के लिए है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, -66.6 से -33.3 का MDI मान किस जलवायु के लिए है। अब देखो यहाँ एक विडंबना उत्पन्न की है इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब कहां से पूछा, जलवायु से पूछा। उनको थोड़ा सा टफ बनाना था, तो जो BSc करते हैं उसमें जब हम पढ़ने जाते हैं वहां हमको ही मिलता है क्वेश्चन, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि मेरे कंपटीशन में क्या मतलब, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने बोल दिया, यहाँ इसने एक रेशो चलाया है 100 से अधिक अगर है, क्या है 100 से अधिक, तो ये 100 से अधिक से लेके -100 तक गया। कहां तक गया, -100 तक, -100 के नीचे भी गया, तो +100 से लेके -100 तक चला। तो इसने स्थिति बनाई, इसने बोला पर ह्यूमिडिटी की एक कंडीशन बताई 100 से अधिक। अगर 100 से अधिक है, क्या 100 से अधिक है, अगर इसका MDI जो है मान किस जलवायु के लिए है, तो अगर इसकी मैं वैल्यू की बात करूं, MDI की अगर वैल्यू की बात करूं, तो वैल्यू यदि 100 से अधिक है तो अति आर्द्र कंडीशन होगी। इसके बाद में इसकी बात करूं मैं सेकंड कंडीशन में, मैं आपको लिख देता हूं। अगर मैं बात करूं आज की किसकी, ह्यूमिड की बात करूं, तो ह्यूमिड की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां से 20 से लेके 100 तक की वैल्यू होगी। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं सब ह्यूमिड की बात करूं, तो सब ह्यूमिड जो होता है 0 से लेके 20 तक की इसकी वैल्यू रखता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए पूछता है कंपटीशन को टफ किया जाए, और नेक्स्ट एग्जाम जब होगी तब भी इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछेंगे तब हमारे लिए बहुत टफ होगा। और एक एक क्वेश्चन की लड़ाई, आप एक एक क्वेश्चन जो आपको गजेटेड ऑफिसर बनाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको गजेटेड ऑफिसर बनाएगा। सबसे अच्छा पे स्केल मानता हूं मैं बैंक वालों से भी। बैंक वालों का भले पे स्केल अच्छा होगा, लेकिन बैंक वालों की तुलना में यहाँ पर आराम बहुत होता है। आराम तो नहीं, मतलब यही बोलूंगा काम का प्रेशर कम होता है थोड़ा सा। और शिक्षण टीचिंग स्टाइल जो है, आपको कलम उठाना है और पढ़ाना है, और नई स्किल अपने अंदर डेवलप होती है। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो टीचिंग कर रहे हैं। मुझे कभी कभी खुशी होती है कि मेरे द्वारा जो स्टूडेंट है या मेरे स्टूडेंट है वो मुझसे पढ़े हैं, और वो कहीं पढ़ा रहे हैं तो मुझसे भी बेस्ट पढ़ा रहे हैं या मुझसे भी अच्छा वो पढ़ा रहे हैं। तब मुझे खुशी होती है कि चलो मेरे वाला कोई भी हो या मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कम से कम पढ़ाता, वो बोलता है कि सर आपकी ट्रिकें हमको काम आती है और हम वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे उस समय बहुत अच्छा फील होता है कि चलो मेरा स्टूडेंट है और वो अगर मुझसे अच्छा पढ़ाता है। और हम देखते हैं कि गुरु से चेला एक हाथ सवा हाथ ज्यादा आगे चलता है।
यानी सवा कदम ज्यादा आगे चलता है तो गुरु से जो चेला होता है वह सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस गुरु ने उसको इतना तैयार किया होता है कि वह और ऊंचाई पे चलता है। तो बहुत अच्छा लगता है और आना भी चाहिए और आप लोगों को भी बढ़ना चाहिए कि मुझे किस तरह से, और हम लोग जो है मध्य प्रदेश में एक इस तरह की स्किल डेवलप करेंगे बच्चों के बीच में कि किस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे मैं आया था, मैंने इसको बताया था क्या, अभी मैंने इसकी बात की है। ठीक है, इसकी मैं बात कर चुका हूं। अब सेमी एरिड, अर्ध एरिड बचा, शुष्क एरिड बचा और एरिड बचा। अब याद रखना इसने यहाँ क्या किया गया है, ये शुष्क एरिड की जब बात करता है तो इसका जो मान होता है -66 से लेके माइनस, मैं ये बोलूंगा माइनस, वो क्या है, वो चलता है उल्टा सिस्टम चलता है, -6 से लेके इसका मान क्या होगा से -33.3 होता है। जब ये इसका मान आया तो इसे इसने क्या बोला, अर्ध शुष्क बोला। अब बात आती है शुष्क क्या होगा, तो शुष्क का जो मान होगा -100 से लेकर -33 तक होगा। अगर -100 से -33 देता तो वो क्या कहलाता, वो एरिड कहलाता। ठीक है, अगर सब ह्यूमिड देता, ये सब ह्यूमिड देता तो 0 से 20 तक की वैल्यू कहलाती। ह्यूमिड अगर होता तो 20 से 100 तक की वैल्यू कहलाती। और अगर 100 से ज्यादा हो जाता तो 100 से ज्यादा हो जाता तो पर ह्यूमिड वो कहलाता। और -66.6 से -33.3 होता तो वो सेमी यानी अर्ध शुष्क होता। तो इसका ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पर, ये ऑप्शन बना। इस टाइप के टफ क्वेश्चन को यहाँ पर उठाकर दे देता है, कंपटीशन को और ज्यादा कड़ा करने के लिए और ज्यादा कठोर करने के लिए। अब देखिए, गन्ने का पहला झुलसा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। KB2 के पेज नंबर 95 पर कृषि ब्रह्मास्त्र में लिखा है मैंगनीज की कमी के कारण। मैंगनीज की कमी के कारण गन्ने में जो ब्लाइट होता है, झुलसा होता है, और उसका नाम क्या दिया है, नाम ध्यान रखना, पहाला। ये पहाला, पहला नहीं है, पहाला है, पहाला रोग है यानी झुलसा है। हमको तो याद रखना ब्लाइट, PLIGST, ब्लाइट रोग मैंगनीज के कारण। अब देखेंगे, अभ्यास करने वाले किसान को आवश्यकता आधारित और पोषण उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। आप जानते हैं कि हर जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षण किसके माध्यम से दिया जाता है, राष्ट्रीय प्रदर्शन, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये तो नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन तो अलग हो गया। इसके बाद में कृषि विज्ञान केंद्र KVK, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश में 1974 में हुई। एक तो इससे क्वेश्चन ये पूछ लिया और दूसरा क्वेश्चन इसका बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। तो कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग और विजिट जो थी, प्रशिक्षण और भ्रमण, ये जो कार्यक्रम था यहाँ सिंचाई के लिए तो था, लेकिन सिंचाई के माध्यम से खेत को सिंचित करना, जिसका मूल उद्देश्य क्या था, ग्रामीण विकास। इसका मूल उद्देश्य क्या था, ग्रामीण विकास किया जा सके, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। फिर लैब टू लैंड कार्यक्रम का भी वही अर्थ था कि किसान जो है एक वैज्ञानिकों से जुड़े, वैज्ञानिक किसान से जुड़े, तो लैब से खेत तक और खेत से लैब तक, तो लैब टू लैंड यहाँ पे कार्यक्रम था। ठीक है, इसका क्वेश्चन आया ना समझ में आपको, क्या आएगा इसका, कृषि विज्ञान केंद्र। अब देखिए, गुलकंद में गुलाब की पंखुड़ी और चीनी का अनुपात। अब इस पे भी बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया है। अब उनका क्या कर सकते हैं, जबकि ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस पे भी ऑब्जेक्शन दिया। मेरे पास कुछ स्टूडेंट का फोन आया था, मैंने कहा वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 306 KB2 KB बुक 2.0 जो है उसके पेज नंबर 306 पर दे रखा है 1:1। तो इसका उत्तर जो है 1:1 आएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसलें हैं, ये भी कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 272 पर लिखा है चाय। और क्या लिखा, वहां पर केवल चाय लिखा है, गन्ना नहीं लिखा है, चाय लिखा है ना। ऐसा नहीं कि वो गन्ना भी लिख दूं वहीं पे, चाय लिखी है पर्टिकुलर। और यहीं से एक ही ऑप्शन तो देखना था हमको,
यहाँ पे बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार। केवल प्लांटेशन क्रॉप पे कौन अपने को देखना है, बुक के ऊपर केवल एरिया लिखा है, प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी है, तो वहां प्लांटेशन क्रॉप में मैंने हॉर्टिकल्चर में लिखा था पेज नंबर 272 में, इसलिए सिंपल क्वेश्चन था आपका, ये सही हो गया होगा। अब देखेंगे लहसुन का बायो एक्टिव घटक है जिससे स्वास्थ्य को लाभ होता है, वो होता है मेलेसिन, एलिन सल्फेट, एलिसिन और गैलिसिन। तो ये एलिसिन इसका तत्व होता है, सिंपल सा तत्व है। यह भी कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 277 पर। और कितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कितने क्वेश्चन उठ रहे हैं बुक से, यानी अगर बुक को भी अगर अच्छे से पढ़ लिया जाता तो 55-60 क्वेश्चन तो नॉर्मली बुक से आ रहे थे। अब देखो यहाँ पर इसका एक और ध्यान रखना, बायो एक्टिव घटक जो होता है ना, इस बायो एक्टिव घटक का एक रोल है, ये एंटी कैंसर गुण रखता है। क्या रखता है, एंटी कैंसर। अगर आपको पूछ लेना तो ध्यान रखना, एंटी कैंसर गुण है इसमें, इसीलिए एंटी कैंसर गुण के कारण यहाँ अपनी एक विशिष्ट क्षमता रखता है। और हमारे भोजन में इसको हम क्या करते हैं, चटनी या सलाद के माध्यम से, या हम बोलते हैं सब्जी में, जब हम सब्जी बनाते हैं तो उस माध्यम से हम उसका सेवन करते हैं।